नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर और इस JLC IAS के YouTube चैनल में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को लेकर 2 वीडियो बना चुके हैं आप लोगों के लिए, और ये हमारा तीसरा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत हम 50 प्रश्नों की फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, 50 प्रश्नों के बाद अंतिम वीडियो जो कि आपका कल आने वाला रहेगा वह मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में अंतिम वीडियो रहेगा। उसके बाद हमारा एक नया चरण मध्य प्रदेश के भूगोल से लेकर संबंधित रहेगा और उसी के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपका सहयोग प्रदान किया जा रहा है आपके द्वारा इस चैनल को या इस प्रकार की वीडियो सीरीज को सराहा जा रहा है, बस उसी के प्रति आप बने रहिएगा। यकीनन JLC IAS जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है आपके लिए नई से नई चीज़ें लेकर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करेंगे और यह आपका तीसरा पार्ट होगा। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि JLC IAS MPPSC का जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप नोट्स से संबंधित चीज़ें, टेस्ट सीरीज से संबंधित चीज़ें, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, तो इन चीज़ों को यदि आप एक्सेस करना चाहें तो वहां से अनेक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, और जो हम आपको यहाँ पर अध्यापन करवा रहे हैं MCQ टाइप में, तो इसका PDF भी आपको उसी एप्लीकेशन पर प्राप्त हो पाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं, आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा कि कठिन काव्य का प्रेत से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत का मतलब क्या होता है? कठिन काव्य के प्रेत का मतलब समझना होगा, फिर आपको आंसर बताना होगा। आंसर आप जानते भी होंगे, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि कठिन काव्य के प्रेत का मतलब क्या होता है। ऐसा कवि जो अपने काव्य खंडों में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उसी को कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत। क्लियर है? तो जो केशवदास हैं, केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य खंडों में काफ़ी सारे अलंकार के प्रयोग किया है। और अलंकार क्या होता है आप जानते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्लियर है? ये आपका MPPSC मेंस में पूछा भी गया था अलंकार से संबंधित, कि इसको परिभाषा जो एक व्यक्ति का नाम दिया गया था कि उस व्यक्ति के आधार पर इसकी क्या परिभाषा है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो आपका कवि केशवदास है, इन्हें काव्य खंडों में अलंकारों के प्रयोग के आधार पर इन्हीं को कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत। क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर A। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, रहा किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, रहा किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कल हम देख चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर विकल्प में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि एक विकल्प आपको दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमने कल देखा था कि रहा किनारे बैठ यथा संभव परिक्रमा, इस प्रकार की रचना हमने देखी थी। तो ये रहा किनारे बैठ जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है, यथा संभव परिक्रमा। क्लियर है? तो ये रचना किसकी है? ये रचना है आपकी कवि शंकर। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिनका एक और नाम आपको मिलता है, जो आप देख सकते हैं ये सारी रचनाएं जो संबंधित है, इनमें से आपका कोई भी, इसमें से जो विकल्प होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित एक आधुनिक साहित्यकार है। इसका आंसर हो जाएगा आपका शरद जोशी। सॉरी, शंकर नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शरद जोशी। रहा किनारे बैठ, इनके जो प्रमुख लेखक है, इस पुस्तक के लेखक कवि शरद जोशी। इन्हीं के द्वारा रहा किनारे बैठ की रचना की गई है, यथा संभव परिक्रमा की रचना की गई है, साथ में और भी की गई है, फिर किसी बहाने, और केवल में, और एक था गधा, अंधों का हाथी। यह प्रमुख रचना है कवि शंकर शरद जोशी का। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यदि इसमें दिया हुआ विकल्प C तो वह आंसर गलत माना जाएगा। यहाँ पर आंसर C है, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका केशवदास नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शरद जोशी। क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं? इंजीनियरिंग वाले एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, लेकिन PSC के द्वारा लिया जाता है, MPPSC के द्वारा आयोजित की जाती है परीक्षा भी। तो डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं? तो आप देखेंगे यह धार जिले में यह पाए गए हैं। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका धार जिला।
नेक्स्ट प्रश्न होगा तानसेन सम्मान 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तानसेन सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आपको करना होगा कि आखिर तानसेन सम्मान जो 2000 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। अब आपको मैं इसके माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगा कि कौन कौन से जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं वो पुरस्कार किन क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गायन कला क्षेत्र होता है, गान या संगीत, एक होता है आपका सुगम संगीत, एक होता है शास्त्रीय संगीत। क्लियर है। जो सुगम संगीत होता है लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, जबकि आपका जो शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहा जाता है आपका तानसेन सम्मान। ठीक है। जो ये तानसेन सम्मान है, तो बस इसकी जो रूपरेखा आपको जानना है। जो आपका तानसेन सम्मान है, यह तानसेन सम्मान जो संगीत होता है आपका शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आपको दिया जाता है तानसेन सम्मान, जबकि सुगम संगीत के लिए लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। क्लियर है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो तानसेन सम्मान होता है आपका, इस तानसेन सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1980 में शुरू हुई थी। क्लियर है। 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई है और 2 लाख रुपए राशि इसके लिए दी जाती है। तो वहीं आप देखेंगे लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 1984 से शुरू हुई है, 1984। क्लियर है। तो ये हो गया आपका किससे संबंधित, आपका शास्त्रीय संगीत से संबंधित। फिर आप देखेंगे कि जो बजाना जो संबंधित है, आप यह कह सकते हैं कि युवा शास्त्रीय संगीत का सम्मान किस प्रकार का सम्मान होता है। तो आपने नाम सुना होगा कुमार गंधर्व सम्मान। कुमार गंधर्व सम्मान ये जो होता है युवा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो सम्मान दिया जाता है उसे कहा जाता है कुमार गंधर्व सम्मान। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1992 में इसकी शुरुआत होती है। क्लियर है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि तानसेन सम्मान 2014, आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात तो नहीं है, प्रभाकर कार्यकारिणी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। तो आपको पता होगा किशोर कुमार सम्मान जो आपके संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। किशोर कुमार सम्मान, ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान संगीत के सिनेमा का क्षेत्र से संबंधित एक राष्ट्रीय सम्मान है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। और यह होता है आपका किशोर सम्मान, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे जो किशोर सम्मान है इसकी शुरुआत 1997 से शुरू हुई थी। क्लियर है। 1997 से केशव कुमार सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान होता है जो कि सिनेमा क्षेत्र से संबंधित होता है। और अगर आप देखना चाहें जो आपका लोक कला से संबंधित होता है, पारंपरिक लोक कला, जो पारंपरिक लोक कला होती है इसमें आपका तुलसी सम्मान दिया जाता है। और एक आपको दिया जाता है जो देवी अहिल्या सम्मान जो महिलाओं के पारंपरिक लोक कलाओं से संबंधित सम्मान माना जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पारंपरिक लोक कला के लिए तुलसी सम्मान और देवी अहिल्या सम्मान जो कि महिला लोक कलाकार के लिए देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत 1996 से होती है, जबकि 1983 से आपका तुलसी सम्मान जो कि पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये बातें थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। इस प्रकार के सम्मान के क्षेत्र पूछे जा सकते हैं या उससे कौन सा सम्मान दिया जाता है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो आप देखेंगे कविता या कहानी के लिए, तो आप आंसर देखेंगे कविता के लिए मध्य प्रदेश शास्त्रीय परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और बतला देते हैं, यदि आप हिंदी साहित्य में कुछ लिखते हैं, यदि आप हिंदी साहित्य में, मैंने क्या कहा, हिंदी भाषा में यदि आप कविता लिखते हैं और यदि आप कविता ना लिखकर, हो सकता है आप क्या साहित्य की रचना करें, या फिर आप हो सकता है कि हिंदी में व्यंग की रचना करें, तो कविता की रचना करने के लिए आपको जो मिलता है सम्मान उसे कहा जाता है कबीर सम्मान। क्लियर है। कबीर सम्मान मिलता है आपको
कविता के क्षेत्र में, हिंदी के कविता से संबंधित। जो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है आपको मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मैथिली शरण सम्मान, क्लियर है। और उसी प्रकार आप बात करें तो शरद जोशी सम्मान जो मिलता है, शरद जोशी सम्मान, यह आपको मिलता है व्यंग्य के क्षेत्र में। हिंदी भाषा की कविता से कबीर सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में मैथिली शरण, व्यंग्य के क्षेत्र में आपको शरद जोशी सम्मान। वहीं यदि आप उर्दू में कुछ लिखते हैं, कविता लिखते हैं या साहित्य लिखते हैं या व्यंग्य लिखते हैं तो इसके लिए इकबाल सम्मान प्रदान किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है उर्दू के क्षेत्र में साहित्य, कविता या व्यंग्य लिखने के लिए आपको इकबाल सम्मान दिया जाता है, लेकिन आपको इस प्रकार के सम्मान आपको हिंदी की कविता, साहित्य, व्यंग्य के लिए इन प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित नाम के सम्मान आपको प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो आपको यह पता होगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? अब ध्यान रखना है आपको, कई सारी मैं सृजन पीठ के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी सृजन पीठ आपकी कहाँ पर है। जैसे कि आप बात करें सबसे पहले कि सागर में कौन सी सृजन पीठ है, तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपका उसी प्रश्न से संबंधित जो सृजन पीठ होगा आपका वह आंसर हो जाएगा कि मुक्तिबोध जो सृजन पीठ है वह आपका सागर में स्थित है। और कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह मुक्तिबोध सृजन पीठ आता है, तो वह विश्वविद्यालय हो जाएगा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका मुक्तिबोध सृजन पीठ है। जबकि उज्जैन में आप देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो उज्जैन में आपका सृजन पीठ है उसे कहा जाता है प्रेमचंद्र सृजन पीठ। क्लियर हुआ? प्रेमचंद सृजन पीठ आपका उज्जैन में हो जाएगा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 2 सृजन पीठ है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे निराला सृजन पीठ। ठीक है, बीयू यूनिवर्सिटी जो आपका वहां पे कौन सा है आपका सृजन पीठ, उसे आप कह सकते हैं कि निराला सृजन पीठ यहां पर मिलेगा आपको, निराला सृजन पीठ। क्लियर हुआ? निराला सृजन पीठ भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। जबलपुर में आप देखेंगे तो जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो सृजन पीठ आती है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। क्लियर है? तो ये प्रमुख जो विकल्पों के आधार पर जो जिले दिए गए थे उनकी सृजन पीठ हमने देखी है। आप इंदौर में देखेंगे गांधी शोध पीठ है आपका, कहाँ पर? गांधी शोध पीठ है। जबकि आप देखेंगे जो ओंकारेश्वर वाले क्षेत्र में आदि शंकराचार्य सृजन पीठ वहीं पर अवस्थित है। तो ये प्रमुख सृजन पीठ है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको दिखता है, जिसे आप शोध पीठ भी कह सकते हैं, सृजन पीठ के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रखना होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सागर। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे धर्मवीर भारती जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपके यूपी क्षेत्र के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यूपी से संबंधित आपके धर्मवीर भारती हैं। शरद जोशी आपके मध्य प्रदेश से, प्रभाकर माइसे आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, ग्वालियर वाले क्षेत्र से संबंधित है, हरिशंकर परसाई आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती जो कि यूपी से संबंधित है। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अबुझ माड़िया जो जनजाति है यह मध्य प्रदेश के प्रमुखतः किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं? वह क्षेत्र हो जाएगा आपका कि ये छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में आपको अबुझ माड़िया जो जनजाति देखने को मिलेगी। यह मध्य प्रदेश के प्रमुखतः दक्षिण वाला जो एरिया है उसी दक्षिण वाले क्षेत्र में आपको अबुझ माड़िया प्रकार की जनजाति देखने को मिलेगी। क्लियर है? वहीं पर आपको पता होगा कि जो कोल जनजाति है आपकी या कोरकू जनजाति जिसे कहा जाता है, कोरकू जनजाति या कोरकू जनजाति की भी अवस्थिति कहाँ मिलेगी आपको? दक्षिण मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो घुमंतु प्रकार की जो जनजाति होती है उसे बंजारा जनजाति कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा।
भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य में माना जाता है? क्लियर है? तो राज्य नाम लिखे हो तो आपको पता ही है। भिलाला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपकी भील की सबसे बड़ी जनजाति है ये, ठीक है। भील के अंतर्गत, भील को अपना पूर्वज मानती है, ठीक है। भिलाला जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। कौन से क्षेत्र भारिया आदिवासी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है जो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, उसी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में पातालकोट अवस्थित है। उसी पातालकोट में जो आपकी भारिया जनजाति है, इसका निवास पाया जाता है। सर्वाधिक घनत्व के रूप में आपका पातालकोट में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं, लगभग 89% के समथिंग आपका जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, इस उज्जैन वाले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में एससी प्रकार की जनजाति पाई जाती है। जबकि मैंने कहा था कि आपको सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या में आपका कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? इंदौर, जहां पर एससी की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उज्जैन ऐसा जिला हो जाएगा जहां पर प्रतिशत के मामले में एससी की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि न्यूनतम एससी और एसटी दोनों के मामले में आपका झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जहां पर एससी परसेंटेज में भी कम और एससी की कुल जनसंख्या भी कम होती है। जबकि जो आपका झाबुआ है दूसरा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। और पहले नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? पहले नंबर पर आपका अलीराजपुर आ जाएगा। क्लियर है? प्रतिशत के मामले में तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? तो कौन सी वो जनजाति है जिसमें सेवा विवाह का प्रचलन है? तो गोंड जनजाति है। इसमें सेवा विवाह में क्या होता है कि यहाँ पर युवक को युवती के घर कुछ काम करना पड़ता है। कुछ काम करने के उपरांत यदि उसके लड़की के पिता संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर उस लड़की का विवाह संबंधित युवक के साथ करते हैं और इसी विवाह को कहा जाता है सेवा विवाह, जो कि आपका गोंड जनजाति में प्रचलित है। क्लियर है? तो गोंड जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित? आपका सेवा विवाह। आपने और भी विवाह के नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने गोंड जनजाति के बारे में और विवाह के नाम में आपको बता देता हूं कि गोंड जनजाति में और कौन से विवाह प्रचलित हैं। जैसे कि आप देखेंगे भाई बहन के बीच में जो विवाह होता है, भाई बहन के बीच में जो विवाह होते हैं उसे कहा जाता है दूध लोटावा विवाह। कौन सा विवाह? दूध लोटावा विवाह। ये गोंड जनजाति में होता है आपका। तो ये क्या होता है? इसमें भाई बहन का विवाह होता है, सगे भाई बहन नहीं, जैसे मौसी की लड़की और मामा की लड़की, ठीक है, मौसी मामा, इनकी लड़की बुआ की लड़की, मौसी की लड़की मामा की लड़की, मामा का लड़का, ऐसे इनके बीच आपस में शादी हो जाती है तो उसी को कहा जाता है दूध लोटावा विवाह, जो कि गोंड जनजाति में प्रमुख रूप से पाया जाता है। क्लियर हुआ? विधवा विवाह भी यहाँ पे होता है, ठीक है। गोटोल प्रथा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यह गोंड जनजाति की प्रमुख विशेषता थोड़ा आपको देखना होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है? अभी हमने चर्चा की थी, हिंदुस्तानी संगीत जिसे शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, तो शास्त्रीय संगीत में आपका तानसेन सम्मान 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तानी संगीत। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। कबीर सम्मान के पुरस्कार स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? तो आप देखेंगे 3 लाख राशि लगभग प्रदान की जाती है कबीर सम्मान के लिए। और यह कबीर सम्मान हिंदी की कविता के लिए दिया जाता है, हिंदी कविता के लिए कबीर सम्मान। जबकि आपने देखा था साहित्य के लिए मैथिली शरण सम्मान और व्यंग के लिए आप देखेंगे शरद जोशी सम्मान दिया जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो निमाड़ उत्सव आप देखेंगे, ये निमाड़ उत्सव जो आपका खरगोन वाला क्षेत्र है, महेश्वर जहाँ पे पड़ता है आपका, खंडवा वाले क्षेत्र में महेश्वर आता है आपका, उसी महेश्वर में आपका निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। भरतरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? क्लियर है? यह बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि भरतरी गुफा आपका मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन के समीप पर तो स्थित है ही सही, लेकिन आपको इसके साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी भरतरी की गुफा है, तो भरतरी गुफा की प्रमुख विशेषता क्या देखने को मिलती है, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भरतरी गुफा के बारे में देखेंगे कि उज्जैन में लगभग यहाँ पर 9 संख्या में गुफाएं प्राप्त होगी। क्लियर है? परमार वंश के राजाओं द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किनके द्वारा? परमार राजाओं के द्वारा। परमार राजाओं द्वारा निर्मित।
क्लियर है? कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया जाता है, उज्जैन के समीप स्थित है। साथ में आप देखेंगे कि ये गुफाएं 12 किलोमीटर दूर कालियादेह महल में के पास स्थित है। कौन से महल के पास स्थित है? ये कालियादेह महल के समीप स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक और आप बात करें तो यहाँ पे उज्जैन नगर के सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक इसे माना जाता है। उज्जैन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है भर्तरी गुफा को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भीमबेटिका संबंधित है, तो ये भीमबेटिका किससे संबंधित है? या महाभारत से संबंधित है या रामायण से संबंधित है? तो आप देख पाएंगे भीमबेटिका की गुफा जो आपका कहाँ पर स्थित है? ओबेदुल्लागंज में, राजस्थान के ओबेदुल्लागंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भीमबेटिका की गुफा आपके किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। और भीमबेटिका की गुफा के बारे में हम पहले भी काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं, जिसे 2003 में विश्व की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है उसमें मध्य प्रदेश के तीसरे स्थल के रूप में भीमबेटिका को शामिल किया गया है 2003 में। और जबकि 1990 में इसी भीमबेटिका की गुफा को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया गया है। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। भीमबेटिका का जो उत्खनन का कार्य है यह वाकनकर महोदय के द्वारा किया गया था 1956 के आसपास, जबकि 1971 में इसके उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। खोजकर्ता वाकनकर रहेंगे। उत्खनन का कार्य 1971 में होता है आपका भीमबेटिका की गुफा का। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है ये। चित्रकूट किस जिले में स्थित है? आपको पता है सतना जिले में आपका चित्रकूट संबंधित है। भगवान श्री राम से संबंधित स्थान है ये। शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? उज्जैन में, पंचमढ़ी में, ओंकारेश्वर में, बैतूल में। तो आप बताइएगा शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बैतूल में, ओंकारेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने कहा था कि शंकराचार्य सृजन पीठ आपका जो है वो आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओंकारेश्वर में आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ओंकारेश्वर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला विकल्प, ओंकारेश्वर शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है, यहाँ पे शिव की जो है शिव की एक शंकराचार्य से संबंधित थी उसकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। शंकराचार्य की गुफा। किस वर्ष उज्जैन में अगला सिंहस्थ यह पर्व आयोजित होगा? आपको पता होगा 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ का आयोजन होता है। ठीक है, लगभग आपको पता होगा जब 2014 में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब 16 वाला हुआ नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16। इसमें 12 प्लस कर देंगे तो अगला आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो 1969 में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी स्थापना होती है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हो रही है? 1969 में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है। थोड़ा सा आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे हम चर्चा करते हैं कि अन्य प्रमुख प्रश्न के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1956 हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में है। ठीक है, इसका सेंटर हेडक्वार्टर। मालवा का लोक नाट्य क्या है? ठीक है, अब मालवा के लोक नाट्य की तो हम चर्चा करेंगे सही, लेकिन अन्य क्षेत्रों के भी प्रमुख लोक नृत्य हैं उनकी भी हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसमें मालवा क्षेत्र का निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य होते हैं उसके चर्चा करेंगे। फिर साथ में हम देखेंगे कि आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार का लोक नाट्य होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोक नाट्य का मतलब क्या समझते हैं? लोक नाट्य का मतलब ये होता है कि ये नृत्य से अलग है। ठीक है, नृत्य से ये चीजें अलग हैं। तो आप मालवा क्षेत्र में एकमात्र लोक नाट्य देखेंगे जिसे कहा जाता है माच। ठीक है, माच कहां पर होता है आपका? माच लोक नाट्य मालवा वाले क्षेत्र में। ठीक है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि कलगी तुर्रा वाला जो क्षेत्र है ये कलगी तुर्रा क्या है? ठीक है, कलगी तुर्रा के बारे में पूछा जाए कि कलगी तुर्रा ये लोक नाट्य है या फिर आपका लोक नृत्य है या आपका लोकगीत है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कलगी तुर्रा जो है आपका ना तो लोकनाट्य है ना लोक नृत्य है, जबकि आपका क्या हो जाएगा? लोकगीत। ठीक है, कलगी तुर्रा आपका ये लोकगीत है। जबकि रासलीला की बात की जाए तो रासलीला क्या हो जाएगा? आपका लोकनाट्य हो जाएगा। ठीक है, और ये कलगी तुर्रा के बारे में अगर बात की जाए तो ये निमाड़ क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? निमाड़ क्षेत्र में। फिर आप बात करें जो गम्मत लिखा हुआ है आपका, ये गम्मत क्या है? ये लोकगीत तो नहीं है आपका।
क्लियर है। जब लोकगीत नहीं है तो गम्मत किसके अंतर्गत रखेंगे, तो गम्मत आ जाएगा आपका लोकनाट्य, यह भी निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि आपका ये हो जाएगा निमाड़ का लोकगीत, ठीक है, लोकनाट्य, ये निमाड़ का लोकनाट्य, ठीक है। जबकि ये हो जाएगा आपका मालवा का लोकनाट्य। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। निमाड़ में काठी भी होता है, रासलीला भी होता है, ये भी आपका क्या है, लोकनाट्य कहाँ का, ये भी आपका निमाड़ का ही है। तो निमाड़ में आपका रासलीला होता है, गम्मत होता है, काठी भी यही होता है आपका, ये भी आपका लोकनाट्य है। जबकि मालवा में केवल माच होता है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेला स्वांग होता है, नौटंकी होता है, राई स्वांग होता है, ये सभी राई स्वांग, बुंदेला स्वांग, ठीक है, ये चीज़ें आपके कहाँ पे देखिएगा, आपको बुंदेलखंड में। फिर बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में आपको मिलेगा जिंदबा, रास, हिंगोला, छाहुर, लकड़ बग्गा, ये आदि आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा आपका माच। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों द्वारा किया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन है भरतरी। क्लियर है, भरतरी के बाद आप देखेंगे संज्ञा, फाग, उसके बाद में आप देखेंगे पडवानी। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के जो लोकगीत है जो मालवांचल में बोला जाता है, यह मालवांचल में बिना वाद्य यंत्रों के जो किशोरियों द्वारा किया जाता है वो संज्ञा वाला गीत सुना होगा आपने, ये ठंड के समय आपने सुना होगा। ठीक है, जो आपका दीपावली के आसपास का समय होता है उसी समय आपका संज्ञा गीत की शुरुआत होती है। ठीक है, संज्ञा गीत में लड़कियों का अलग समूह होता है, लड़कों का अलग समूह होता है। ठीक है, तीज बाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तीज बाई किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी, आपकी पडवानी के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका तीज बाई पडवानी के लिए प्रसिद्ध है। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। अब राई पूछा जा रहा है तो मालवा क्षेत्र में आप देखेंगे तो मटकी होता है, आड़ा खड़ा होता है, पतंग होता है, गरबा होता है और गरबी होता है। ये लोक नृत्य कहाँ के, आपके मालवा के। निमाड़ में आप देखेंगे डंडा होता है, आड़ा खड़ा होता है, काठी होता है, मांडलिया होता है, फपरिया होता है। क्लियर है। जबकि बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको राई लोक नृत्य देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड में राई के अलावा बधाई भी होता है, कानड़ भी होता है। ठीक है, बधाई, राई, कानड़। ठीक है, ये राई के अलावा और बुंदेलखंड में क्या होगा, बधाई भी होता है, ठीक है, कानड़ भी होता है। ठीक है, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के आपके, ये हो जाएगा, आप कानड़ा बोला जाता है, कानड़ या कानड़ा। तो इस क्षेत्र में ये भी आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। जबकि आप दादर अगर बात करें तो ये दादर होता है, आपका दादर होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, बघेलखंड में आपका दादर लोक नृत्य होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला आप देखेंगे तो अशोकनगर वाला जिला होगा, चंदेरी वाला क्षेत्र होगा, वहां पे जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अच्छा, सोडलपुर में कौन सा लगता है, ये विकल्प में दिया है। सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। और ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन है 2014 का, लेकिन जो सोडलपुर है आपका, ये सोडलपुर आता है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर आता है आपका, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये होशंगाबाद में नहीं आता है। सोडलपुर का मेला, कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में, जो कि आपका हरदा में आता है। ठीक है, धमोनी उर्स आपका सागर में लगता है, धमोनी उर्स। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो निमाड़ उत्सव इसकी चर्चा कर चुके हम, महेश्वर में होता है आपका ये। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो रीवा वाले क्षेत्र में आपका महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। तो ऐसे आपको मेले याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक मेले से संबंधित आपका पिछली बार पूछा गया था, जो छतरपुर में होता है। ठीक है, छतरपुर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। पिछले वर्ष 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका रीवा। ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो
ओरछा उत्सव आपका मनाया जाएगा टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेहर वाले क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो संगीत की जो शैली जो सीखी थी, संगीत की कला का जो परिश्रम किया था इन्होंने सतना वाले क्षेत्र में मेहर में किया था, जबकि जन्म इसका शिवपुरी में होता है इनका। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेहर इनका प्रमुख समारोह में आयोजन किया जाता है, अलाउद्दीन खां समारोह आपका मेहर। विष्णु चिचालकर आपका चित्रकला से संबंधित है, तो आपको चित्रकला के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि मालवा में कौन कौन सी चित्रकला होती हैं, जैसे कि चित्रावण, दिवासा, मांडना। चित्रावण, जैसे कि मालवा वाले क्षेत्र की बात की जाए तो मालवा में कौन कौन सी चित्रकला होती है? आपका एक तो मांडना होता ना, मांडना भी आता होगा आपको, यह मालवा की प्रमुख चित्रकला है। फिर आप बात करेंगे दिवासा भी यहाँ की प्रमुख चित्रकला है, दिवासा, ठीक है। दिवासा के अलावा एक और प्रमुख चित्रकला देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है यहाँ पर चित्रावण। क्या कहा जाता है? चित्रावण। क्लियर है? ये तो मालवा की हो जाती है। फिर आप बात करें कि यह आपका निमाड़ अंचल में कौन सी, जैसे कि आप देखेंगे कि खोपड़ी होता है, पागल्या होता है, थापा, खोपड़ी, पागल्या, थापा, ये प्रमुख चित्रकला कहाँ की? आपकी निमाड़ वाले क्षेत्र की हो जाएगी, ठीक है। निमाड़ के बाद आप बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में क्या हो जाता है? कोहबर हो जाता है, तिलंगा हो जाता है, नेहरू नमे हो जाता है, ठीक है। कोहबर आप याद क्या रखेंगे? कोहबर, ठीक है। तिरंगा हो जाता है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं तिरंगा के बाद ये तिलंगा भी बोला जाता है, इसको तिलंगा, ठीक है, तिलंगा। तिलंगा के बाद एक और अगर याद रखना चाहें तो यहाँ पे छठी चित्र आप याद रख सकते हैं। छठी चित्र ये आपका कहाँ पर हो रहा है? बघेलखंड में। जबकि आप बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कौन कौन सी चित्रकला होती हैं? तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे मोरते, सुरेती, नोरता। मोरते, सुरेती, नोरता, ये प्रमुख चित्रकला कहाँ की हो जाएगी? आपकी बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा जो चित्रकला से संबंधित आपके विष्णु चिचालकर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उन्नीस 1917 में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था? तो इब्राहिम लोदी के द्वारा इसे पराजित किया गया था। तो आंसर ध्यान रखना है, इब्राहिम लोदी के द्वारा इनको पराजित किया गया था। सिटी ऑफ जॉय आपका धार डिस्ट्रिक्ट के मांडू के किले के अंतर्गत आता है, सिटी ऑफ जॉय, जिसकी पूर्व की क्लासों में भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, मांडू वाले क्षेत्र में। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां हैं, जैसे कि उसमें होती है अगरिया। अगरिया के आप देखेंगे कोयला भूत, सहराना होता है, ओझा होता है, पारदी होता है, ठीक है। ये 5 प्रकार की उपजातियां उसमें देखने को मिलती है। जो अगरिया होती है ये लोहे का काम करती है और लोहासुर को अपना देवता मानती है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने कि गोंड जनजाति की 5 उपजातियां होती हैं। 5 उपजातियों जिसमें से अगरिया होती है, ओझा होती है, पारदी होती है, कोयला भूत होता है और सहराना होते हैं, ठीक है। तो नाचने गाने वाली जो होती है आपकी गोंड जनजाति की उपजाति, उसे कहा जाता है कोयला भूत। जबकि जो ओझा होते हैं ये ओझा आपके क्या करते हैं? तांत्रिक क्रिया करते हैं। पारदी जो होते हैं ये पुजारी होते हैं। जबकि आपका अगरिया होते हैं ये लोहे का काम करते हैं और लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। और इनका स्थान क्या होता है? आग की धधकती हुई भट्टियों को इनका निवास स्थान माना जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, गोंड की एक प्रमुख उपजाति है अगरिया, जिसके देवता है लोहासुर, ठीक है। अगरिया हो जाएगा आपका। गोंड भी लिखा है, अगरिया भी लिखा है, तो आपको क्या लगना है? अगरिया के देवता, ठीक है। मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग इसका अकरा कहलाता है। जो पूर्वी पश्चिमी भाग है अवंतिका, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। जबकि इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग आप देखें अकरा, उसकी राजधानी आपको विदिशा देखने को प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी विदिशा। नरेश मंदाता के पुत्र जिसे गंधर्वों ने हराया था उसे
हराया था वो कौन थे? आपके पुरुषुक्त, ठीक है, पुरुषुक्त ने नरेश मंदाता को हराया था, मंदाता नगरी की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान होगा। अमझेरा रियासत का संबंध किससे? तो अमझेरा रियासत का संबंध हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, खरगोन से। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा कि नरवर का किला शिवपुरी में है और वहां पर राजा नल और दमयंती की प्रेम कथाओं का वर्णन है। क्लियर है? तो उसी के लिए अपनी पत्नी दमयंती के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। नरवर का किला इसे बोला जाता है और नरवर एक जगह है जिसे राजा नल ने अपनी राजधानी बनाया था, वह शिवपुरी में स्थित है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान जो भाबरा अलीराजपुर में है वो कब हुआ था? विकल्प आपके सामने मौजूद है, देखिएगा कौन सा आंसर इसका सबसे बेस्ट होगा। चलिएगा आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, 3 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म, और इसी नाम के आधार पर भाभरा का नाम भी क्या हो गया आप? चंद्रशेखर आजाद नगर। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आपका 2 लाख राशि प्रदान की जाती है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। प्रथम टांटिया भील सम्मान मध्य प्रदेश के किसे दिया गया है? यह क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो यह सम्मान दिया गया है शंकर शाह को। प्रथम टांटिया भील सम्मान मध्य प्रदेश के किसको दिया गया है? शंकर शाह को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाले देवी अहिल्या सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पारंपरिक लोक कलाओं में महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला सम्मान होता है आपका देवी अहिल्याबाई सम्मान। तो देवी अहिल्याबाई सम्मान महिलाओं को पारंपरिक लोक कलाओं के लिए प्रदान किए जाने वाला प्रमुख सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1967 to 68 के दौरान हुई थी। और इसकी जो राशि है आप देख पाएंगे, इसकी राशि होती है, आंसर हो जाएगा आपका 3 लाख राशि। ठीक है, एक और होता है तुलसी सम्मान, जो कि लोक कला, पारंपरिक लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। उसकी राशि भी कितनी होती है आपकी? 3 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में मृत्युंजय नहीं, ये महामृत्युंजय का मेला पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी आपका स्थित है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब होता है? तो आपको पता होगा 14 अप्रैल 1990 को इनका जन्म होता है। तो ध्यान रखिएगा आप, भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि। पिछली बार भी हमने एक प्रश्न की चर्चा की थी कि इनकी जन्म और मृत्यु कब हुई है। ठीक है, तो 2 ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भीमराव अंबेडकर से संबंधित। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना कब की गई? तो उर्दू अकादमी की स्थापना आप देखेंगे 1976 में मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। कहां पर स्थित? आपका भोपाल के अंतर्गत। ठीक है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो आप देखेंगे 1985 को संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। फिर लास्ट प्रश्न आज का, ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म आप देखेंगे मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से संबंधित है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। तो आज इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों की कुल चर्चा की है। इन 50 प्रश्नों के बाद यदि आप चाहें कि इसका PDF आपको प्राप्त हो जाए तो आप डाउनलोड कीजिएगा GLC IS MPPSC एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर आपको यह प्राप्त हो जाएगा, जो गुरुजी के द्वारा यह एक अच्छी सुविधा आप लोगों के लिए प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की जो श्रृंखला है आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी, जहां पर विगत 30 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है। तो आपके लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कीजिएगा और देखिएगा, वहां पर कई सारी चीजें आपको अवेलेबल हो पाएगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।